नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉडर्न इतिहास। मॉडर्न इतिहास में हमने आपको बताया था पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, इसके बाद डच, डेन, फ्रांसीसी, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है, आई, क्या करने यहाँ आई, फिर व्यापार करने आई। ठीक है, व्यापार करने से इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा कर लिया, इस बारे में आप हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा, कंपनी कैसे आई, इसने अपना विस्तार कैसे कैसे किया, यहाँ तक पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिर इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अंग्रेजी कंपनी और नवाबों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग डाल लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था दरअसल, पहले अब कंपनी कैसे स्थापित हुई के बाद में बात करें, इसका उद्देश्य क्या था। दरअसल इसका उद्देश्य केवल से केवल एक था, पहले व्यापार करना। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं पुर्तगाली भी आ गए और पुर्तगाली ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं और इनको भी सामान बेच रहे हैं। पुर्तगाली पूछे भैया कहाँ से लाए, वो नहीं बता रहे थे। इसके बाद डच आ गए, कंपनी बाद में डचों की स्थापित हुई, आप पहले गए तो वो देखे भैया क्या कैसे चल रहा है। ठीक, तो उनको भी लगा नहीं, अब हमको भी जाना चाहिए भारत में और व्यापार, भारत का पूर्वी देशों के साथ, कोई भी देश, मलक्का, सोमालिया नहीं, मलक्का, जावा, सुमात्रा, ये सब चीज़ें व्यापार करते थे। थाईलैंड, वियतनाम से लोग व्यापार करते थे। ठीक, अब चलिए वहाँ से। दरअसल क्या बात थी, इसके पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसके पहले भी एक व्यापारी आया था, ब्रिटिश व्यापारी। उसको नाव से नहीं आया था, वो आया था दरअसल किससे, स्थल मार्ग से। नाम क्या था उसका? 1699 में, सॉरी 1599, 1600 कहाँ है, 1599 में, 1599 ईस्वी में एक बहुत साहसी व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आया। ठीक, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्रथम अंग्रेज भारत कौन आया? जॉन मिल्डेन हॉल। क्या नाम था? जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक, और किस मार्ग से आया? यह आया स्थल मार्ग से, कोई जल मार्ग से नहीं आया। कहां से आया? स्थल मार्ग से आया। यहां पर उसने देखा कि यार बहुत ठीक ठाक। तब एक और दल 1599 में ही, 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो मैं कहता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सभी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब क्या, जो पूर्व की ओर व्यापार करने वाली कंपनी थी उसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये कौन सी, हम लोग दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी जब बात करते हैं तो अंग्रेजों की ही बात करते हैं। तो ये कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका मूल नाम आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि मैंने आपको मूल नाम इसका बताया है। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात कौन सी थी? द गवर्नर
द गवर्नर एंड कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हैं ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। कंपनी की स्थापना कौन कर रहा है? जो मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक दल था, व्यापारिक दल था। क्या था? एक व्यापारिक दल था। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की जिसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसका नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, यह कंपनी का नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। लेकिन आप 1600 पढ़ते हैं ना कि 1600, तो 1600 में क्या हुआ? दरअसल क्या, इस समय जो ब्रिटेन की महारानी है जिसका नाम है क्या नाम है? रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो उन्होंने इस कंपनी को अधिकार पत्र 1600 में दिया। इसलिए अधिकार पत्र के आधार पर कहा जाता है कि जो इसकी स्थापना रियल में हुई वो हुई कब? 1600 में। ठीक है, 1600 नहीं है तो ऑप्शन 1599 आप मार सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने अधिकार कब दिया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC लिखेंगे। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना चाहिए, हम EIC लिख देंगे। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्व की ओर व्यापार करने की अनुमति दी। व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है ना, अनुमति दे दी। ठीक, अब कब दी? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, इनको कंपनी को क्या अनुमति मिल गई, अब वो लोग व्यापार कर सकते हैं। अब जब कंपनी को अनुमति मिल गई तो कंपनी ने चलना शुरू की। कंपनी 1601 में कहाँ गई? भारत नहीं आई, याद रखना बात। भारत तो उसके कुछ लोग तो 1608 के आसपास आए। तो सुनिए, 1601 में जावा, सुमात्रा, मलक्का, ये लोग वहाँ की ओर निकल पड़े। कहाँ के लिए? 1601 में जावा, सुमात्रा और मलक्का की ओर, भारत से थोड़ा आगे उधर निकले और फिर व्यापार करते रहे। फिर इसके बाद 1604 में ये भारत की ओर भी थोड़ा रुख किए, भारत की ओर थोड़ा सा रुख किए। फिर 1608 के आसपास, लगभग 24 अप्रैल की बात है, तब जो उस समय जेम्स प्रथम राजा बदल चुके हैं, रानी पर थी, रानी बदल चुकी हैं, अब राजा हो गए हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम राजा है, उनका एक राजदूत यहां आता है। ठीक, अब उस राजदूत का नाम क्या है आप लोग देखिए। ठीक है, आता है। फिर इस समय, हाँ, कभी
सॉरी, इससे पहले एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? यह कह सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, क्यों बड़ा शासक वही था, मुगल। यह कह सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में सत्ता किसके हाथ में थी, या मुगल शासक कौन था, या कौन शासक था? तो कौन था? अकबर। क्योंकि अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। सबसे अंतिम युद्ध अकबर कौन था? असीरगढ़ का युद्ध 1604 में। तो आप लोग याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि अकबर की मृत्यु के पहले उसने कौन सा युद्ध लड़ा, तो कौन था? असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, उसी में उसने बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, इसके बाद फिर उसकी 1605 में मृत्यु हो गई थी। वो मध्यकाल का इतिहास है, वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे अभी। चलिए ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक या मुगल बादशाह कौन था उस समय? अकबर था। ये आप लोग याद रखिए। ठीक, अब दूसरी बात आपको और याद करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट में ही आप बातें इसको ये याद करिए। ठीक है ना। चलिए, अब 1609 में जो कंपनी को 15 सालों के लिए दिया गया है ना फरमान, इसको 1609 में 9 ईस्वी में, इस समय राजा बदल जाते हैं जिसका नाम है जेम्स प्रथम। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा हैं। कि कौन जेम्स प्रथम? कौन है ब्रिटेन के राजा? लिख सकते हैं ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो जो कब के लिए? अनिश्चित काल के लिए। इसको व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया कि भैया आप लोग व्यापार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए। अब जेम्स प्रथम का एक दूत था। जेम्स प्रथम का दूत, उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जेम्स प्रथम का दूत था, कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दरअसल जो जेम्स प्रथम का राजदूत था कैप्टन हॉकिंस, वो 1608 ईस्वी में चलता है ब्रिटेन से। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन से चलता है, और उतरने के बाद आते आते टाइम हो जाता है। तो 1609 में लगभग वो उस समय अब अकबर नहीं है, 1605 में अकबर निपट चुके हैं। अब हैं इनके उत्तराधिकारी जहांगीर। याद रखिए आप लोग। ठीक है। तो 1609 की ही डेट मैं लिख रहा हूँ थे। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने कहाँ गए? जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचे। ठीक है। और ये कैप्टन हॉकिंस जो हैं, ये अरबी फारसी के बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी जाते ही आती है, इनको अरबी फारसी बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो क्या हुआ, इनसे अरबी या फारसी में इनसे जहांगीर से अच्छे से बात की, और जहांगीर खुश हुआ। इनके व्यवहार से क्या हुआ, जहांगीर खुश हुआ, और जहांगीर ने इनसे कहा
और इनको आगरा में बसने का दे दिए कि भैया अब आगरा में बस सकते हैं, बसने का, और बसने के साथ साथ 400 का मनसब और जागीरें भी दी कि भैया। अब मनसब क्या होता था उस समय? पद होता था, एक सम्मान था, पद था, ठीक है ना। मिलने आगरा पहुंचे, ठीक है। हाकिन्स के व्यवहार से प्रसन्न होकर हाकिन्स के व्यवहार से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उन्हें आगरा में बसने 400 का मनसब एवं जागीरें प्रदान की। क्या किया गया? इसे प्रसन्न होकर 400 का मनसब और इतने जागीरें प्रदान की, ठीक है। लेकिन ये मेन कारण गए किस लिए थे? उनसे वो लेने, क्या? व्यापार का अधिकार पत्र लेने का, भैया व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए अपने इलाकों में। लेकिन इस समय पुर्तगाली एक्टिव हैं, आप लोग पता है, ठीक है। पुर्तगाली इस समय एक्टिव हैं और जहांगीरी कानाफूसी करते रहते हैं कि भैया इनको ना छिड़पने दीजिए। जैसे ये लोग क्या किए थे, अरबों को बेटे से बाहर कर दिए थे व्यापार करने से। अब ये चाह रहे थे कि ये कभी हमको व्यापार से बाहर ना कर दे, इसलिए इनको पहले आने ही ना दो अंग्रेजों को, ठीक है। तो कानाफूसी करते थे, लेकिन इनको ये व्यापार का जो पत्र है, व्यापार की अनुमति लेने में असफल रहे, ठीक है। व्यापार की अनुमति लेने में क्या हो, ये असफल रहे, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इतने पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए ना। चलिए, एक चीज और कैप्टन हाकिन्स के बारे में आ सकती है आपको कि समुद्र के रास्ते आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यही थे कैप्टन हाकिन्स। आ सकता है क्वेश्चन, अब यहाँ लिख दे रहे हैं, समुद्री रास्ते से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कौन था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। यह क्वेश्चन और आ सकता है कि समुद्र के रास्ते आने वाला, अब भारत की भूमि पर सबसे पहला पैर रखने वाला कौन था? तो यही था। जब पहली बार आया समुद्र से तो जमीन तो पैर रखेगा ना, तो यही था, ठीक है। चलिए, क्यों कभी कभी होता है ना, एग्जामिनर आपको घुमा देता है। चलिए, ये पॉइंट आप नोट डाउन ही कर लिए हैं ना। चलिए, अब कुछ पॉइंट हम लोग और नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक, आप लोग चलिए, आप लोगों ने जो पॉइंट नोट डाउन कर, अब एक दो पॉइंट और नोट डाउन करिए। देखिए, अब कैप्टन हॉकिंस आ गए, लेकिन उनको मनसब देकर शांत करा दिया गया, लेकिन उनको अधिकार पत्र नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अंग्रेज भारत में कंपनी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जहांगीर के साइड में, ठीक है ना। लेकिन और जगह कंपनियां हैं। उन्होंने पहली कंपनी कहाँ लगाई? आपको पता होगा, जो उनका प्रथम कारखाना कब लगाया अंग्रेजों ने? 1611 ईस्वी में। कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, ठीक। मसूलीपट्टनम में यह कैसा कारखाना था? अस्थायी कारखाना था। कैसा कारखाना था? अस्थायी। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों का दक्षिण भारत में पहला कारखाना कौन था? यही था,
मछलीपट्टनम। या पहला अस्थायी कारखाना कौन था, यही था, ठीक है ना। चलिए अब पहला स्थायी पूछ रहे हैं तो अब तो सूरत में लगाइएगा, अभी उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ था, लेकिन अब जैसे उत्तर भारत में जहाँ जहांगीर का काल था, वहाँ पर सूरत में बहुत बार उनसे अनुमति मांगी गई, भैया कारखाना लगाने अनुमति दे दीजिए, लेकिन उस समय पुर्तगाली हैं उनके दरबार में, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर से कह रहे हैं इनको से अपने नहीं देना है, नहीं तो व्यापार में हमारा घाटा चला जाएगा। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा घाटा चला जाएगा अपने स्वार्थ में, ठीक है ना। लेकिन अब होता क्या है, ये 1611-12 की घटना है, ठीक है। कभी 11 लिखा रहता, किसी में 12 लिखा रहता, ठीक। तो अंग्रेज कैप्टन था, नाम था उसका, 1611-12 ईस्वी में मिडेन हॉल, ठीक है। कौन था, मिडेन हॉल। मिडेन हॉल ने एक जगह है स्वाली, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वाला, ठीक है। कौन सी जगह है, स्वाली। स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को परास्त किया, ठीक। पहले जहांगीर तो मान रहा था कि पुर्तगाली सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन मिडेन हॉल है जो अंग्रेज था, इसने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों क्या किया, परास्त किया। और इससे जहांगीर खुश हो गए, किससे, अंग्रेजों से। और इनसे क्या हुआ, प्रसन्न होकर कि यार ये तो बहुत अच्छा काम किया। इससे प्रसन्न होकर 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, फैक्ट्री खोलने की अनुमति, ठीक है। अब कब, 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई थी। ये कैसी कंपनी थी, ये स्थायी कंपनी थी या स्थायी कारखाना था, पूछ सकता है क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा पहला स्थायी कारखाना खोला गया कहाँ पर, सूरत में। या पहला कारखाना भी इसको बोल देते हैं, लेकिन जो पहला अस्थायी कारखाना था, स्थायी तो यही था, पहला कारखाना बोला जाए तो कभी सूरत ही लगा देते हैं, ऑप्शन ना हो तो, ठीक है। अस्थायी वो है, स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में, ठीक है ना। अब वो अस्थायी कारखाना था, ठीक। चलिए अब ये पॉइंट आपको समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब इसके बाद 1615 ईस्वी में आते हैं थॉमस रो। कब आते हैं, 1615 ईस्वी में कौन आते हैं, सर थॉमस रो या थॉमस रो भी बोलते हैं, ठीक है ना, परेशान ना होना। थॉमस रो किसके दरबार, किसका, जहांगीर के दरबार में यह है। और कब तक रहे, 1619 तक रहे। कहाँ तक, कब तक रहे, 1619 तक रहे। और ये व्यापारिक संधि करना चाहते थे, क्या करना चाहते, व्यापारिक संधि करना चाहते थे, किससे, जहांगीर से। व्यापारिक संधि करना चाहते थे जहांगीर से, लेकिन व्यापारिक संधि तो नहीं हो पाई। जहांगीर ने इनको मना किया, भैया व्यापारिक संधि नहीं कर पाएंगे। और लेकिन जहांगीर से काफी जगह कारखाने खोल, लेकिन व्यापारिक संधि नहीं हुई। लेकिन कई जगह या कई स्थानों पर कारखाने खोलने की, कई जगह कारखाने खोलने की अनुमति मिल गई, ठीक। कई जगह कारखाने खोले और इनका व्यापार ठीक ठीक चलने लगा, ठीक। और अंग्रेज पुर्तगालियों को 1620 में इन्होंने परास्त किया, फिर 1633 में भी इन्होंने परास्त किया। कहाँ पर, बंगाल वाले क्षेत्र में। लगभग ये पुर्तगालियों को समाप्त कर चुके थे। 1633 के आसपास काफी जगह पर पुर्तगालियों के सफाया करते जा रहे थे। जब पुर्तगाली बीच में आ रहे थे आने, तो इनको पुर्तगालियों को सफाया करते जा रहे। और स्वाली वाले ने तो हरा ही दिया इन्होंने, ठीक है। और फिर 20 में, फिर 33 में बहुत जगह इनको, पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने मात दी और अपना रास्ता क्लियर करते गए, ठीक। चलिए अब,
लगभग 1623 के आते आते 1623 के आते कई जगह पर, जैसे अहमदाबाद तक, 1623 तक अहमदाबाद, आगरा, सूरत तो बता ही चुके हैं, सूरत, ठीक है, आगरा, सूरत और भड़ौच, ठीक है, बड़ौदा आदि स्थानों पर कारखाने खोल लिए, ठीक है, आदि स्थानों पर क्या कारखाने 1923 तक खुल गए थे, ठीक। अब इसके बाद कारखाने खुल गए, व्यापारिक इनकी स्थिति ठीक चल रही थी। फिर ये और दक्षिण की ओर बढ़े और 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जो मद्रास जगह है, मद्रास लीज पर ले लिया, लीज मीन किराए पर ले लिया, उसको लीज पर ले लिया। और कहा गया कि हम आपको, क्योंकि ये मद्रास क्या था, एक बंदरगाह था, जो बंदरगाह वाला पार्ट था, इसलिए लीज पर ले लिया बंदरगाह, लेकिन लीज पर लिया और कहा कि हम आपको आधा सीमा शुल्क देंगे, और वादा किया कि आधा सीमा शुल्क देंगे, सीमा शुल्क। राजा खुश हुआ कि सीमा शुल्क हमको मिल जाएगा, बढ़िया, ठीक, लेकिन एक शर्त रखी, लेकिन हम क्या करेंगे, उस इलाके में अपने सिक्के चलाएंगे, और सिक्के ढालने की अनुमति मिली। ठीक है, क्या आधे सीमा शुल्क के बदले अपने सिक्के ढालने की अनुमति अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। अब जब अपने सिक्के चलाने लगेंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी, और मजबूत होती जाएगी ना। अपने जो सिक्के थे वो ढालने की इनसे अनुमति ले लिया, और बहुत होशियार आदमी, फिर क्या हुआ, ले तो लिए, चंद्रगिरी के राजा फिर इधर उधर करने लगे, तो 1640 ईस्वी में इसी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या कर लिया, मद्रास को छीन लिया, जो लीज पर लिया था क्या कर लिए, छीन लिए। अब चंद्रगिरी के राजा को ना तो शुल्क मिल पाई ना कुछ मिल पाया, काम खत्म राजा का, और मद्रास को क्या कर लिया, छीन लिया, और राजा वहीं चंद्रगिरी के आसपास सिमट कर रह गए, ठीक। और इसको क्या करें, छीन लिया, और यहीं पर मद्रास पर इन्होंने, इंपॉर्टेंट है किला, सेंट जॉर्ज किला बनवाया, मद्रास छीन लिया, और वहां पर क्या किया, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करा, और इसी के भीतर क्या करे, कारखाना स्थापित करे, कि भैया कोई आक्रमण न कर दे। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सेंट जॉर्ज में, या सॉरी मद्रास में कौन सा किला है, कौन सा किला है, सेंट जॉर्ज। अब आपसे कलकत्ता वाला भी पूछ सकता है, ठीक है ना, तो उसको क्या नाम है, विलियम फोर्ट, ठीक है, उसमें हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है, मद्रास में, ठीक। आप लोग ये पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए क्रम वाइज, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है ना, और हम खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक। चलिए चलिए अब इतने पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लिए थे, ठीक। चलिए अब एक कहानी आपको बता रहे, अब इनकी अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां हैं बढ़ती ही जा रही थी। अब शक्ति बढ़ने में एक मोड़ और आया, जो सबसे ज़्यादा शक्तियां बढ़ी, ये बात है 1661 की बात है, जब 1661 में पुर्तगाली बम्बे ठीक ठाक, गोवा में इस समय ठीक ठाक हैं, लेकिन अब
अंग्रेजों की शक्तियां तब बढ़ी जब इनको बंबई मिल गया। बंबई किस रूप में मिला? दहेज के रूप में। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। दरअसल क्या हुई, 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनकी शादी ब्रिटेन के राजा के साथ हो गई, चार्ल्स द्वितीय के साथ। जब शादी हो गई तब उनको पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल का राजा था, उसने उसको दहेज के रूप में दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज बोले थे चार्ल्स द्वितीय को, और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 7 साल बाद उसको 10 पाउंड मामूली सी रकम पर वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जिससे क्या हुआ, इसका इनको बड़ा क्षेत्र मिल गया। इसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेज जो अपनी राजधानी थी सूरत से, मुख्यालय सूरत से बंबई ट्रांसफर कर ली। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कब 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कैथरीन के साथ हुआ, जिससे चार्ल्स को बंबई उपहार स्वरूप मिला। उपहार या दहेज स्वरूप है, उपहार स्वरूप मिला। ठीक, और फिर क्या हुआ, दहेज स्वरूप मिला इनको। फिर 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के मामूली किराए पर, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, बंबई दे दिया, भैया आप लोग इसको चलाइए, हम क्या करेंगे। ठीक, चलिए। और फिर 1687 में जब ठीक ठाक बंबई बन गया, 1687 में इनका जो मुख्यालय था, कंपनी का मुख्यालय, ठीक है, कंपनी का मुख्यालय कहा था सूरत, सूरत से बंबई लाया गया, सूरत से बंबई स्थानांतरित किया गया 1687 में। अब जब बनता कब है सुनिए, अब यहाँ से 1669 से, ठीक है, 1669 में एक गवर्नर बनकर आते, बंबई गवर्नर बनकर आते हैं, जिनका नाम होता है बंबई गवर्नर, बंबई का गवर्नर नाम है गेराल्ड अंगियार, गेराल्ड अंगियार। इसी को, गेराल्ड अंगियार को ही बंबई का संस्थापक माना जाता है, बंबई का संस्थापक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंबई संस्थापक किसे कहते हैं, किसको? गेराल्ड अंगियार को। और ये जो गवर्नर बंबई का कब से कब तक बना, 69 से लेकर 77 तक था, ये 69 से 77 तक बंबई गवर्नर था। इसी को ही बंबई का संस्थापक या बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको? गेराल्ड अंगियार को। ठीक है, और कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया, कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल है, ये आप लोग शुरू में लगा देते हैं, ठीक। तो कौन था? विलियम हैजेज, विलियम हैजेज। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल प्रथम गवर्नर, जो बंगाल कंपनी आई थी ना, उसका प्रथम गवर्नर बनाया गया था विलियम हैजेज को, याद रखना बात। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अब इनकी शक्तियां, अब बंबई पूरा मिल गई, इनकी शक्तियां और बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है ना। 1633 में बताया ना कि पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने
निकाल दिया था, कहाँ से? बंगाल से। ठीक है, चलिए बंगाल से निकाल दिया। अब फिर क्या हुआ? अब उस समय शासक थे, उस समय औरंगजेब थे। ठीक है, तो औरंगजेब का शासन चल ही रहा था। तो औरंगजेब, हाँ, औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर लगा। क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन सा शासक था जो कंपनी पर जजिया कर लगाया था? कौन था? औरंगजेब था। कब लगाया? 1680 में। तो क्या हुआ? तो कंपनी से कहा कि भैया देखिए, जजिया कर क्योंकि गैर मुसलमानों पर लगता था, मुसलमानों का सब पर लगता था। जजिया कर लगाया और कहा सूरत के अलावा आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, शुल्क रहित, आप जजिया कर केवल दे दीजिए, व्यापार करिए। ठीक, चलिए 1680 में मुगल बादशाह ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले क्या कहा कि सूरत के अलावा आप जो हमारा शासन है कहीं पर भी आप शुल्क रहित व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अगला अब हुआ 1698, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1698 में दरअसल इनको 3 गांवों की इन्होंने जमींदारी खरीद लिया। 1698 कितने रुपए में? 1200 रुपए में। 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी, 3 गांवों की जमींदारी इन्होंने खरीद लिया। गांव कौन कौन है? 3 गांव, कलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। किससे ये जमींदारी खरीदा? किससे खरीदा? जो एक जमींदार था इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान से इन्होंने ये 3 गांव की जमींदारी कितने रुपए में खरीदी? केवल मात्र 1200 रुपए में। और आगे चलकर यही तीनों गांव सूतानाती में 1691 में किसने? जॉब चारनॉक ने का कारखाना खोला था सूतानाती पर ही, कारखाना 1691 में। और यही 3 गांव मिलकर 3 गांव 1700 में एक नगर बनाए जिनका नाम है कलकत्ता। कलिकाता जो नाम था, कलिकाता दरअसल, ठीक है, जो कलिकाता था, यहीं पर एक किले का निर्माण किया गया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। किला का क्या नाम है? किले का नाम है फोर्ट विलियम। किले क्या नाम है? फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया गया। ठीक है, और कहा जॉब चारनॉक, जो कलकत्ता के निर्माता कौन है? जॉब चारनॉक को ही माना जाता है 1700। ठीक है, जॉब चारनॉक को ही कलकत्ता का निर्माता माना जाता है। ठीक है, चलिए कहाँ पर? कलिकाता जो गांव था उसी पर ये तीनों गांव मिलाकर एक शहर फोर्ट विलियम में किला बनाया गया, वहीं पर जो कंपनी कारखाना स्थापित किया गया। और वही कलिकाता अंग्रेजी का वर्ड बन गया कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता गांव था वही कन्वर्ट होकर बन गया क्या? अंग्रेजों को बोलने में समस्या होती थी कलकत्ता कहने में, तो वो बना दिया कलकत्ता। तो ये बना कब? 1700 में। और जो फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर कौन थे? आपसे पूछ सकता है ना, फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जिनको पता हो फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, जो किलेदार, उसका आप लोग नाम बताइए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, लेकिन आप लोग ये तीनों गांव जरूर याद रखिएगा, ये कौन से गांव थे, किनकी जमींदारी मिली, कितने रुपए मिले। और कलकत्ता के जो संस्थापक माने जाते हैं जॉब चारनॉक, ठीक है ना, या फोर्ट विलियम का। और मैंने आपसे पूछा है ना, क्या जो फोर्ट विलियम है इसके पहले गवर्नर कौन थे? किसी को पता हो बताइए। या जो कलकत्ता नगर बसाया गया था या फोर्ट विलियम किला, इसका गवर्नर कौन थे? सर
चार्ल्स आयर। गवर्नर कौन बनाए गए थे? सर चार्ल्स आयर। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट को। चलिए, और आपको हर संडे संडे इसका जो आपको एक हफ्ते में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो संडे वाली आप लोग क्लास जरूर करना, ठीक है। चलिए, ठीक, इतने पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ उनकी शक्ति तो मजबूत हुई ही धीरे धीरे करके, लेकिन अब शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते लगभग 1705 या 1707 तक आते आते जो सबसे ताकतवर मुगल सम्राट में था, ठीक है ना, लास्ट में औरंगजेब, इस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जो इनके उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा राजकाज नहीं संभाल पा रहे थे, और इसी का फायदा उठाकर दो, दरअसल अंग्रेजों का मेन उद्देश्य व्यापार करना, राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ गई कि इनको राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा कमजोर थे, उनको लगा कि यार अब फायदा उठाने का मामला है तो फायदा उठा लिया जाए, ठीक। तो इसी कारण तो अंग्रेज धीरे धीरे करके व्यापारिक लाभ से राजनीतिक लाभ भी देखने लगे, तब फिर इतना बड़ा राज्य खड़ा हो गया ना। चलिए, ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना, आप लोगों एग्जाम में, अब मेंस में आना नहीं तो नहीं, इसका तो पूरा मैं बता देता, ठीक है ना, कैसे कैसे मेंस में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखिए, ठीक है ना। अभी और संडे को जितना मैं पढ़ाया हूँ, सैटरडे जितना पढ़ाऊंगा संडे को उसका टेस्ट जरूर होगा, तो लोग टेस्ट जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इनकी शक्ति और बढ़ती है जब इनको फर्रुखसियर से फरमान मिलता है। फर्रुखसियर दरअसल क्या होगा, जब इनके उत्तराधिकारी थे, इनमें से जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे उनमें से एक थे फर्रुखसियर थे, तो बहुत धीरे धीरे करके आया, लेकिन फर्रुखसियर का हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, ठीक। फर्रुखसियर को दरअसल क्या हुआ, इनको एक बीमारी हो गई। बीमारी क्या होता था, बोलते हैं फोड़ा हो गया था इनको, और फोड़ा इतना घातक हो गया था कि इनका फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था। कितने वैद्य कितने थे, खूब दवा कराए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर इनके यहाँ कुछ अंग्रेज आए जिनमें एक डॉक्टर भी थे, ठीक, जिनमें क्या डॉक्टर भी थे, देखते हैं। 1715 में फर्रुखसियर को एक असहनीय बीमारी या भयानक बीमारी कर लेते, ठीक है, फोड़ा नहीं लिखने थोड़ा अच्छा नहीं लगते, भयानक बीमारी हो जाती है, बीमारी हो गई, जिसका इलाज ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, कौन सा ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने, जिसका इलाज विलियम हैमिल्टन ने किया, तथा फर्रुखसियर ठीक हो गए। अब राजा को कोई बीमारी हो, ठीक ना हो, और कोई डॉक्टर ठीक कर दे तो राजा तो आशीर्वाद प्लस आशीर्वाद क्या, उसको जगीरे वगीर तो देगा ही ना। तो इसको ठीक ठाक दिया, और इससे फायदा हुआ सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या हुआ, इनसे खुश होकर उन्होंने कहा क्या मांगते हो,
तो क्या मांगा क्या वो गया, उन्होंने दे दिया। ठीक है, कहा गया कि दरअसल उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, फारूकसियर ने फरमान जारी किया, और अंग्रेजों, इसको बोलते हैं, ये अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा था, अधिकार पत्र। ठीक है ना, क्या था, अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। फारूकसियर ने क्या, एक फरमान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि भैया आप जो कलकत्ता के आसपास जो गांव थे, मतलब कलकत्ता में 3 तो गांव उन्होंने लेकर ही कलकत्ता नगर बसा लिया था, और जो और गांव थे आसपास, लगभग 38 गांव थे, उनकी जमींदारी या राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूकसियर ने कलकत्ता के आसपास के गांवों में राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया कि आप राजस्व वसूल कर सकते हैं। ठीक है, क्या राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया है। और दूसरा फरमान क्या जारी किया गया, कहा कि 10,000 रुपए के बदले, कितने, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के वार्षिक कर के बदले, ठीक है ना, कहा सूरत में मुक्त व्यापार, सूरत में कर रहित व्यापार या मुक्त व्यापार। ठीक, आप 10,000 रुपये दीजिए सालाना और सूरत में आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत। और तीसरा फरमान भी जारी किया गया, कहा गया कि 30,000 रुपया दे दीजिए, कितना, 30,000 रुपये। और ये क्या है, ये सब तो वार्षिक है, याद रखना बात, ये भी वार्षिक है। 30,000 वार्षिक बदले, और बंगाल में मुक्त कर रहित व्यापार या शुल्क रहित व्यापार, बंगाल में शुल्क रहित व्यापार। अब बताइए, पूरे सब चीज इनको मिल जा रही है। ठीक है ना, अब तो कोई इनके सामने टिक पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा, इसलिए इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जो बंबई में पता ना, जो सिक्के ढाले जा रहे थे, जो बंबई में ढाले हुए सिक्के बंबई में ढाले हुए सिक्के, जो बंबई में ढाले हुए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दी गई, चलाने की छूट। समझिए, पूरे मुगल साम्राज्य, अब तो अंग्रेजों का बोलबाला ही उठ हुआ है, ये मैग्ना कार्टा से बोलबाला ही उठ चुका, और यहीं से उनकी शक्तियां और बढ़ गई। ठीक है, अभी हम लोग प्लस ये सब युद्ध पढ़ने वाले हैं, तो अब ये शक्तियां क्या हुई, बढ़ती गई, अंग्रेजों की बेहादा शक्तियां बढ़ गई। ठीक, और जितने भी और इनके प्रतिद्वंदी थे, प्रतिस्पर्धी थे, चाहे डच हो, डेन हो, पुर्तगाली, सबको इन्होंने निकाल दिया, लगभग बाहर ही कर दिया इनको। ठीक है, लगभग क्या किया, जो इसके व्यापार के, और पूरा व्यापार पर कंट्रोल अंग्रेजों ने कर लिया, और बाकी जो प्रतिस्पर्धी थे उनको निकाल बाहर फेंका भारत से। ठीक है, ये था आज का ये। और हम लोग अभी देखने वाले हैं ना, इसके बाद दूसरा लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बंगाल में जो नवाब आए, मुगल बादशाह के बाद जो नवाब आए बंगाल के, उनके साथ कैसे संबंध थे। इसके बाद हम लोग प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, फिर बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। ठीक है ना, बक्सर प्लासी का युद्ध करते हुए और फिर संधियों की तरफ बढ़ते हुए हम लोग फिर कंपनी कैसे पूरी तरह से भारत में राजनीतिक कंट्रोल भी की, इसकी भी क्लास अगले वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक, लेकिन जो इस चैनल में आप लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर की। जो आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या हो, जब सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि हम इस क्लास का कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है ना, हम सब लोगों के लिए क्लासें हरदम निःशुल्क ही रहेंगी। ठीक है ना, ये क्लासें जो आपको हम ऑनलाइन आपको दे रहे हैं, सब सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिलती रहेंगी टाइम से। ठीक है, तो अभी तो एक ही वीडियो, लेकिन आते आते टाइम में आपको एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट के वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत लोगों तक आप लोग शेयर भी करते रहिए। ठीक,
तो जल्दी ही हाजिर होते हैं इस आधुनिक भारत के नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।